नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल एसवी टीचिंग जोन पर। देखिए दोस्तों, हमने पीछे 2 पार्ट किए हैं क्वेश्चन के, और उनमें हमने वो क्वेश्चन किए हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और विभिन्न एग्ज़ाम में जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो हमने किए हैं। और आज हम उसी सीरीज़ के तहत आज हम और क्वेश्चन लेके आए हैं जो हम करेंगे। और इसके बाद में हमारी पीरियोडिक टेबल, जो एक बेसिक पीरियोडिक टेबल होती है, वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं आपको क्वेश्चन करवाने से पहले एक ज़रूरी बात ये बताना चाहूँगी कि जितने भी क्वेश्चन या फिर जो भी मैं करवा रही हूँ वो सब चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के रूप में मैं उपलब्ध करवा दूँगी। आप टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। और देखिए, इसके बाद में एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आपको इस पीरियोडिक टेबल में जो मैंने कुछ करवाया है, जो हमने क्वेश्चन किए हैं या फिर और भी जो कुछ भी किया है, उसमें अगर किसी भी चीज़ में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ज़रूर आप साझा करें अपनी प्रॉब्लम, और उसका सॉल्यूशन हम मिलके करने की कोशिश करेंगे। और आपका अगर कोई सजेशन हो, आप अगर कुछ बताना चाहें, कुछ सजेस्ट करना चाहें, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को। और आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त व 18वें समूह में रखी गई नोबेल गैस है। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या पूछा है कि जो वर्तमान पीरियोडिक टेबल है उसमें तीसरे आवर्त में, कौन से आवर्त में, तीसरे आवर्त में, और 18वें समूह में रखी गई नोबेल गैस है। अब देखिए दोस्तों, ये तो हमें पता है, हमने पी ब्लॉक पढ़ा था, तो ये हमें पता है कि नोबेल गैस कहाँ पे रखी गई है। नोबेल गैस जितनी भी है वो पूरी 18वें वर्ग में है, 18वें ग्रुप में, या फिर इसे जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है, जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। इसमें हमारी नोबेल गैस रखी गई हैं। और नोबेल गैस कौन सी हैं, तो हमारी ट्रिक थी कौन सी, देखिए तो हमारी ट्रिक कौन सी है। हमने ट्रिक की थी कि हे नेता और कर्मचारी जिंदा रहो। ये हमने 18वें वर्ग की जो भी गैसें थी उसको हमने किया था इस ट्रिक से। और इनको अक्रिय गैस भी बोलते हैं, इनको नोबेल गैस भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमें पूछा क्या है, तीसरे आवर्त की नोबेल गैस तो ये सभी हैं, लेकिन हमें कौन सी पूछी है कि तीसरे आवर्त में कौन सी है। तो देखिए, हमें पता है कि हीलियम है, ये कौन से आवर्त का एलिमेंट है, ये कौन से आवर्त की है, तो ये है 1 नंबर आवर्त की। नियोन है 2 नंबर आवर्त की, आर्गन है 3 नंबर की, क्रिप्टॉन है 4 की, जीनोन है 5 की, रेडोन है 6 की, और यहाँ पे साथ में कौन आ जाता है, अन ऑक्टियम। साथ में कौन आ जाता है, अन ऑक्टियम, आवर्त नंबर 7 में, ठीक है। ये देखें हमारा हो गया। तो अब हमें क्या पूछ रखा है कि तीसरे आवर्त 18वें समूह में रखी गई नोबेल गैस कौन सी है। तो अब हम देख लेते हैं। देखिए, हीलियम पहले आवर्त की है तो नहीं होगा आंसर। दूसरी है नियोन 2 नंबर आवर्त की है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरी दे रखी है आर्गन देखिए तीसरे आवर्त में कौन सी है, आर्गन। तो देखिए, आर्गन हमें 4th ऑप्शन में दे रखी है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, आर्गन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। और देखिए, तीसरे नंबर पर दे रखी है क्रिप्टॉन, ऑप्शन नंबर 3 में कौन है, क्रिप्टॉन। तो क्रिप्टॉन कौन से आवर्त की है, ये तो 4 नंबर आवर्त की है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका राइट आंसर क्या होगा, आर्गन, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, आर्गन। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, निम्न में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है। हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, पूछा है कि सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाला एलिमेंट इनमें से कौन सा है। तो देखिए, परमाणु द्रव्यमान, अब परमाणु द्रव्यमान के बारे में मैंने आपको नहीं बताया है, लेकिन मैं इसके बाद में जस्ट बाद में ये जो क्वेश्चन वाला पार्ट है, इसके जस्ट बाद में आपको वीडियो मिलेगा, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप किसी भी एलिमेंट का परमाणु द्रव्यमान है वो आसानी से पता लगा सकते हैं।
परमाणु क्रमांक से हम पता लगाएंगे। तो आपको 25-30 तक परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए, और अगर 25-30 तक आपको परमाणु क्रमांक याद हैं तो आप इजीली परमाणु द्रव्यमान का पता लगा पाएंगे। तो देखिए, अभी मैं आपको यहाँ परमाणु द्रव्यमान के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, बस मैं ये बताऊंगी कि किसका कितना परमाणु द्रव्यमान होता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन हमें दे रखा है हीलियम, दूसरा क्या दे रखा है, तीसरा और चौथा, ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं। और हमें पूछा है कि सबसे कम किसका है। तो देखिए, हीलियम का कितना होता है, तो मैं आपको बता दूं कि हीलियम का होता है 4, और इसका वैसे 4.33 होता है, लेकिन हमें 4 ही लेना होता है। इसका पॉइंट वाला देखिए बहुत कम है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं होता। दूसरा है नाइट्रोजन, तो इसका कितना होता है 14। तीसरा है लिथियम, तो इसका कितना होता है, इसका होता है 6.97। अगर हम एग्जैक्ट बात करें, अगर हम एकदम सही इसका द्रव्यमान बताएं तो ये होता है 6.97 सॉरी, लेकिन 6.97 क्या है, 7 के बराबर है, लगभग 7 है। तो हम यहाँ पे इसका 7 लेंगे, न कि 6, क्योंकि 6 से बहुत ज़्यादा है, 7 के करीब है, तो हम 7 लेते हैं इसका। और ये होता है, वैसे हम देखें तो 01 होता है, लेकिन हम इसका 14 ही लेते हैं। अब बच गया हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1.008, लेकिन हम इसका 1 ही लेते हैं अगर हमें करना हो तो। तो देखिए, यहाँ पे सबसे कम किसका है, सबसे कम हाइड्रोजन का है। हम देख पा रहे हैं कि सबसे कम हाइड्रोजन का है, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी 1 होता है और द्रव्यमान भी 1 होता है, ये बात आप हमेशा याद रखें, ठीक है। तो देखिए, इसका हमारा आंसर क्या होगा, सबसे कम किसका है, हाइड्रोजन का। तो हमारा आंसर नंबर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए, नोबेल गैस नहीं है, इसमें वही पूछ लिया कि नोबेल गैस कौन सी नहीं है। यहाँ पे तो आवर्त दे के पूछा था, और यहाँ पे ये पूछ लिया कि नोबेल गैस कौन सी है। तो एक बार जल्दी से फिर से लिख लेते हैं, नोबेल गैस कौन सी होती है नेता और कर्मचारी जिंदा रहें, ठीक है, ये हमारी नोबेल गैस होती हैं। तो देखिए, देख लीजिए आप, इनमें कौन सी नहीं है। हाइड्रोजन क्या नोबेल गैस है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इसका पहला ही ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखिए, रेडोन है, नोबेल गैस है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है, ये सभी नोबेल गैस हैं, लेकिन हाइड्रोजन है वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, नोबेल गैस नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। जो वर्तमान जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो एलिमेंट हैं उनको किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शन, देखिए इसमें 2 ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन 2 ऑप्शन तो इसमें हम अपने आप ही अलग कर देंगे, क्योंकि हमें जब ये पता है कि आधुनिक आवर्त सारणी का बेस क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी है वो किसने दी थी, आधुनिक आवर्त सारणी दी थी मेंडेलिफ ने, और आधुनिक आवर्त सारणी मेस्लो ने। तो इन्होंने किसके बेस पे दी थी, आवर्त संख्या के बेस पे, ठीक है। आवर्त संख्या नहीं, परमाणु क्रमांक, मैं भी क्या बोल रही हूँ, परमाणु क्रमांक के बेस पे इन्होंने आवर्त सारणी दी थी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे परमाणु संख्या है, ठीक है, परमाणु संख्या क्रमांक एक ही बात है। तो देखिए, बढ़ती हुई द्रव्यमान संख्या, घटती हुई द्रव्यमान संख्या, तो ये 2 ऑप्शन तो अपने आप ही हट गए, क्योंकि द्रव्यमान संख्या के आधार पे तो आधुनिक आवर्त सारणी है ही नहीं, ये तो परमाणु संख्या के आधार पे है। तो अब हमें ये देखना है कि परमाणु संख्या में कमी के आधार पे व्यवस्थित किया गया है या फिर परमाणु संख्या में वृद्धि के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये आपको पता ही है कि देखिए, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, देखिए यहाँ पे जब हम एस ब्लॉक में होते हैं तो हाइड्रोजन 1 नंबर पे, फिर हम यहाँ पे हीलियम सीधा उसमें जाते हैं पी ब्लॉक में, यहाँ पी ब्लॉक में हीलियम है, तो ये यहाँ पे 2 नंबर पे ये एस ब्लॉक चलता है, ठीक है, एस ब्लॉक चलता है। इसके बाद में जब देखिए आप डी ब्लॉक आता है हमारा, तो देखिए डी ब्लॉक कौन से आवर्त से स्टार्ट होता है, आवर्त कौन से स्टार्ट होता है डी ब्लॉक, तो आपको पता है कि 4 नंबर आवर्त से डी ब्लॉक है वो स्टार्ट होता है। तो एस ब्लॉक वाले में हम ले लेते हैं 4 नंबर से, देखिए कैल्शियम है, पोटेशियम है, उसके बाद में कैल्शियम आएगा, उसके बाद में स्कैंडियम, टाइटेनियम,
वेनेडियम, क्रोमियम और फ्रांसियम, ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, देखिए जो हमारा पोटेशियम है ये कितने नंबर पे आता है? 19 पे। कैल्शियम है कितने पे आता है? 20 पे, 21 पे, 22 पे। साइंस तेरी वाह करे मानव, फिर कोई निकला कॉपर जिंक। ये इसी तरह से चलते रहते हैं। तो आप खुद ही देख लीजिए कि आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या में कमी के आधार पर व्यवस्थित है या फिर परमाणु संख्या में वृद्धि के आधार पे। तो हम देख रहे हैं कि जो जो हम आधुनिक आवर्त सारणी में जो जो हम आगे बढ़ते हैं, चाहे किसी भी तरीके से हम देख लें, जिस तरह से हम परमाणु जो आवर्त सारणी है उसमें हम आगे बढ़ते हैं तो परमाणु की जो संख्या है, परमाणु क्रमांक है, वो बढ़ता जा रहा है। तो आंसर क्या होगा कि परमाणु संख्या में वृद्धि के आधार पे इसको व्यवस्थित किया गया है। अब देखिए कमी के आधार पे होता तो क्या होता? सबसे पहले जो एलिमेंट होता वो सबसे अधिक परमाणु क्रमांक वाला होता। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो एलिमेंट है वो सबसे कम परमाणु क्रमांक वाला है और लास्ट में जो एलिमेंट है वो सबसे अधिक परमाणु क्रमांक वाला है। तो हमारी आवर्त सारणी क्या है? परमाणु संख्या में वृद्धि के आधार पे इसको व्यवस्थित किया गया है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो देखिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, परमाणु संख्या में वृद्धि। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए निम्न में से कौन त्रिक नियम का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम व सोडियम भी शामिल होते हैं? तो देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं। तो हमें पता है कि त्रिक नियम किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। और इन्होंने क्या बताया था? त्रिक नियम, सॉरी जॉन डाल्टन ने नहीं दिया था त्रिक नियम डेविनियर ने दिया था। ठीक है, त्रिक नियम किसने दिया था? डेविनियर ने दिया था। सॉरी जॉन डाल्टन, गलती से बोल दिया। ठीक है, तो देखिए त्रिक नियम दिया था डेविनियर ने और इसमें क्या बताया था इन्होंने कि यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसका परमाणु भार, यहाँ पे जो एलिमेंट होगा, मान लो 1 नंबर पे जो एलिमेंट होगा उसका परमाणु भार और यहाँ पे 3 नंबर पे जो एलिमेंट होगा उसका परमाणु भार, इसके परमाणु, इन दोनों के परमाणु भार का औसत, दोनों के परमाणु भार का औसत जो भी आएगा उस परमाणु भार वाला एलिमेंट कहाँ पे रखा जाएगा? यहाँ पे 2 नंबर पे। ठीक है, इन्होंने त्रिक नियम में ये बताया था कि परमाणु भार जो 1 नंबर पे जो एलिमेंट है उसका परमाणु भार और 3 नंबर पे जो एलिमेंट है उसके परमाणु भार, इन दोनों का औसत जो भी आएगा, जो भी संख्या आएगी, उतने परमाणु भार वाला एलिमेंट कहाँ पे रखा जाएगा? इनके बीच में रखा जाएगा। ठीक है, त्रिक नियम ये था हमारा। तो देखिए अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान से देखनी है कि हमें यहाँ पे कौन सा सदस्य पूछा है? त्रिक नियम का तीसरा सदस्य पूछा है हमें। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पहला और दूसरा सदस्य तो दे रखा है, हमें पता कौन सा करना है? तीसरा सदस्य हमें पता करना है। ठीक है, पहला और दूसरा सदस्य। तो पहला सदस्य हमें कौन सा दे रखा है? देखिए लिथियम दे रखा है। दूसरा हमें कौन सा दे रखा है? सोडियम दे रखा है। और हमें पता कौन से सदस्य का लगाना है? तीसरे सदस्य का। ठीक है, अब देखिए हम इसको कैसे निकालें। तो देखिए हमें इसके लिए इनके जो परमाणु भार हैं उनका हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तभी हम त्रिक नियम है वो निकाल पाएंगे। त्रिक नियम से ये इसका निकाल पाएंगे तीसरा सदस्य वो। तो देखिए सबसे पहले हम लिथियम का देखते हैं। तो लिथियम का अभी मैंने आपको बताया था कि कितना होता है? 7। ठीक है, 7। इसका जो सोडियम है इसका कितना होता है? इसका मैं आपको बता दूं कि इसका 23 लेते हैं। इसका होता है ऐसे 22.98 होता है, लेकिन इसका 23 ही लिया जाता है। ठीक है, 23। अब हमें निकालना किसका है? इसका। ठीक है, अब इसका हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए हम पहले चारों की कर लेते हैं। चारों ऑप्शन है उनको ही लेके देख लेते हैं हम। और 2 ही दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई नहीं, हम पहले 2 के करके देख लेते हैं, फिर 2 के करके देख लेंगे। तो देखिए हम लिथियम का ले लेंगे, प्लस में किसका लेंगे? 3 नंबर का लेंगे तभी तो होगा। और औसत मतलब 2 है। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 23। यही है ना, यही होना चाहिए।
अब यहाँ पे क्या आए कि यहाँ 23 आए, ठीक है, यही तो हमसे पूछा है। और यहाँ पे जो आएगा वो एलिमेंट उस उतने परमाणु भार वाला एलिमेंट यहाँ पे आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम ऑप्शन रख के देख लेते हैं अपने ऑप्शन। तो देखिए ऑप्शन हमें क्या दे रखा है, ऑप्शन में हमें मैं इसको हटा देती हूँ थोड़ा सा। देखिए मैं ऑप्शन में आपको दिखा देती हूँ कि ऑप्शन में हमें एक दे रखा है, यहाँ पे लिख लेती हूँ बोरोन और हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन ये हमें ऑप्शन में दे रखे हैं, ठीक है, ये हमें ऑप्शन में दे रखे हैं। तो पहले हमें दे रखा है बेरियम, ठीक है, हमें पहले दे रखा है बेरियम ही दे रखा है ना, हाँ ठीक है, हमें पहले बेरियम दे रखा है। ओके, अब देखिए बेरियम का कितना होता है, तो इसका होता है 137। मैं आपको बता दूं कि बेरियम का कितना होता है 137। और इसके बाद में पोटेशियम जो है, पोटेशियम दे रखा है, इसका होता है कितना 39। और फिर इसके बाद में हमारा बोरोन है, तो बोरोन का होता है 10 और हाइड्रोजन का मैंने अभी बताया था आपको 1। तो ये इनके परमाणु जो भार हैं वो होते हैं, ठीक है, इनकी द्रव्यमान संख्या, ठीक है। अब देखिए हम ऑप्शन रख के देख लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 137 लेते हैं तो आप करके देखेंगे तो ये तो आपको दिखाई दे रहा है कि 23 नहीं आएगा, ज़्यादा मान आएगा। लेकिन फिर भी अगर हम करके देखें तो देखिए ये कितना आएगा, टोटल 137 + 7 कितना होता है 144/2 कितना आएगा 72 आएगा। तो इसका मतलब बेरियम कट, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। इसके बाद में हम देखिए दूसरा लेके देखते हैं। यहाँ पे दूसरा कौन सा है, पोटेशियम। पोटेशियम हम लेके देखते हैं, तो पोटेशियम लेके देखते हैं तो 39 + 7 कितना होता है 46/2, ये कितना आ रहा है 23। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम हमारा आंसर होगा। अब देखिए इसका नेक्स्ट है, ये भी हम रख के देख लेते हैं हमारा क्या जाता है। तो ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है, और यहाँ पे अगर 1 आएगा तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्या होगा इसमें कि यहाँ पे आएगा लिथियम जो हमें दे रखा है, यहाँ पे आएगा सोडियम जो हमें दे रखा है, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा पोटेशियम, इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो देखिए इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, पोटेशियम, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, धातु अधातु व उपधातु की संख्या क्रमशः है। हमें धातु अधातु और उपधातु की संख्या पूछिए। तो देखिए हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कितनी धातुएं होती हैं, धातु कितनी होती हैं पीरियोडिक टेबल में, तो धातुओं की संख्या कितनी होती है 91। सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल में धातु एलिमेंट ही होते हैं, धातु ही सबसे अधिक होते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए उपधातु देख लेते हैं हम। उपधातु कितनी होती हैं पीरियोडिक टेबल में, तो ये आप जानते हैं कि 7 होती हैं, ठीक है। इसकी भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि कैसे हम उपधातु को याद करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रिक वाले वीडियो में आपको मिल जाएगी शॉर्ट्स में। अब देखिए उपधातु हो गई। अब अधातु कितनी होती हैं, अधातु कितनी होती हैं पीरियोडिक टेबल में, तो ये होती हैं 20। सबसे ज़्यादा कौन होती हैं, धातु, और फिर अधातु, और सबसे कम कौन होती हैं, उपधातु। अब देखिए हमें क्या पूछा है कि पीरियोडिक टेबल में धातु अधातु व उपधातु की संख्या क्रमशः है, कितनी है, तो देखिए 91 7 20 20। तो हम क्या करते हैं, ऐसा ही करते हैं। हमें लग रहा है कि ये हमारा राइट आंसर है। एग्जाम में ऐसी गलती बहुत ज़्यादा होती है, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि हम ऐसे देखते हैं कि धातु, ठीक है, 91 है, 7 है, 20 है, सही आंसर तो, और हम कर देते हैं। हम ये नहीं देखते कि इसमें क्या दे रखा है, क्रमशः, इसमें क्या दे रखा है, क्रमशः। ये हमें बहुत देखना ज़रूरी है। और कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, तो कभी भी देख लो आपका उसका फर्स्ट जो ऑप्शन होता है वो ऐसा ही मिलता है,
कि आगे के ऑप्शन पे बच्चे जाते ही नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन देखा हाँ राइट है और बस हो गया, फिर आके सोचते हैं ओहो ये क्या किया मैंने, आते आते गलत कर दिया। वही तो ऐसा ही होता है भाई, ध्यान से देखो पहले क्वेश्चन को कि पूछा क्या है, क्रम से पूछा है, तो क्रम से पूछा है तो ये नहीं होगा, क्योंकि अधातु कितनी होती हैं, अधातु तो 20 होती हैं, उपधातु होती हैं 7। तो देखिए ये रोंग हो गया, इसके बाद में ये भी रोंग है, ये भी रोंग है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा 91। धातु धातु कितनी होती है 91, अधातु कितनी होती है 20 और उपधातु कितनी होती है 7। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें पूछ रहा है कि फ्यूज तार बनाया जाता है। फ्यूज तार किससे बनाया जाता है, तो देखिए फ्यूज तार बनाने के लिए हमें क्या काम में लेते हैं, तो पहले दे रखा है देखिए एल्यूमिनियम दे रखा है इसके साथ में। अब आप बताइए एल्यूमिनियम से फ्यूज तार बनाया जाता है क्या, एल्यूमिनियम से फ्यूज तार नहीं बनाया जाता। एल्यूमिनियम के तो बाहर जो लाइट में जो तार लगे होते हैं वहाँ काम में लिया जाता है एल्यूमिनियम, तो फ्यूज तार में एल्यूमिनियम काम नहीं लिया जाता। हमने जब पीछे पढ़ी थी इसकी प्रॉपर्टीज, तो हमने पढ़ा था कि फ्यूज तार बनाने में किसका यूज होता है, टिन और लेड का। ठीक है, फ्यूज तार बनाने में किसका यूज़ होता है, टिन और लेड का। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है और याद रखना है आपको ये क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, पीबी और एसएन, टिन और लेड। ठीक है, जिंक और कॉपर से भी नहीं बनता। ठीक है, और सोने से थोड़ी बनता है फ्यूज़ का तार। फ्यूज़ का तार कौन सा होता है, देखिए आप जानते हैं फ्यूज़ का तार, आपने सुना होगा कि जब कई बार घरों में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जब ख़राब होती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है ना इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित, तो क्या होता है कई बार फ्यूज़ उड़ जाता है। हम कहते हैं कि घर वाले कहते हैं फ्यूज़ उड़ गया है ना, लाइट नहीं आ रही आगे तो करंट फ्लो नहीं हो रहा, फ्यूज़ उड़ गया। तो फ्यूज़ कोई उड़ के कहीं जाता नहीं है, उड़ के कहीं नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई वो पक्षी है या फिर कुछ ऐसा है जो उड़ के चला जाता है, उड़ के कहीं नहीं जाता है। उसमें क्या होता है, जैसे देखिए ये कोई वायर लगे हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का, करंट फ्लो होने का, तो वायर है, तो इसमें देखिए यहाँ फ्यूज़ का जो तार है वो लगाया जाता है। ये तार है, ये एक फिक्स इलेक्ट्रिसिटी का होता है कि मतलब इसकी एक फिक्स होती है कि इसमें इतनी जो वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी है वो इसमें फ्लो हो सकती है। उससे अगर अधिक या कम या फिर कुछ भी गड़बड़ हुई इसमें, तो ये क्या होता है, ये पिघल जाता है। ठीक है, ये पिघल जाता है और क्या करता है, करंट फ्लो बंद कर देता है। ठीक है, पिघल जाएगा तो आगे करंट फ्लो अपने आप ही बंद हो जाएगा, और करंट फ्लो बंद हो जाएगा तो इससे क्या बचाव होता है कि हमारे जो भी इलेक्ट्रिकल जो भी सामान है उस पर कोई भी ख़राब इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो ख़राब नहीं होंगे। वरना अगर सीधे ही मतलब ऐसा फ्यूज कुछ नहीं हो, सीधा हो इलेक्ट्रिसिटी, तो देखिए क्या होगा कि जैसे ही अगर बहुत हाई वोल्टेज की कई बार इलेक्ट्रिसिटी आ जाए या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, तो उसका सीधा असर किस पे पड़ेगा, जो हमारे इलेक्ट्रिक सामान है उस पर पड़ेगा और वो ख़राब हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो फ्यूज़ का इसलिए यूज़ किया जाता है। तो फ्यूज़ में टिन और लेड का यूज़ किया जाता है फ्यूज़ का तार बनाने में, और ये आसानी से पिघल जाता है, मतलब उड़ के कहीं नहीं जाता है, पिघल जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। देखिए आवर्त सारणी में कृत्रिम व नेचुरल मतलब प्राकृतिक तत्व क्रमशः हैं, कितने हैं। अब देखिए हम जानते हैं कि कृत्रिम क्या होता है, मानव द्वारा बनाया हुआ। ठीक है, मानव द्वारा निर्मित जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कृत्रिम बोलते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है, मतलब है फिलहाल, होती तो होने को तो और भी हो सकती है, अगर और बना लेंगे तो और हो जाएगी, लेकिन फिलहाल इनकी संख्या कितनी है 24 है। ठीक है, और जो नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं, प्राकृतिक क्या होता है, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हैं, जो हमने मानव ने बनाया नहीं है, जो हमें प्रकृति से मिले हैं, उनकी संख्या कितनी है 94। ठीक है, वर्तमान में इनकी संख्या इस तरह से है। ठीक है, हमें क्या पूछा है कि आवर्त सारणी में कृत्रिम व नेचुरल तत्व हैं क्रमशः कितने हैं। तो देखिए वही है, इसमें भी थोड़ा सा वही ध्यान देने लायक चीज़ है। अब इसमें देखिए 12 100 से नहीं होगा, 94 24। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है 94 भी दे रखा है, 24 भी दे रखा है, लेकिन हमें इनका क्रम देखना है। 94 क्या कृत्रिम है,
नहीं, बिल्कुल नहीं। प्राकृतिक है 94, तो प्राकृतिक है वो है 94, कृत्रिम नहीं है 94। तो पहले कृत्रिम है तो ये नहीं होगा, ठीक है। 93 ये भी नहीं होगा। अब देखिए, ये देखिए कृत्रिम कितने हैं, 24 हैं, राइट है। नेचुरल कितने हैं, 94 है, ये भी सही है। तो देखिए हमारा आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए दोस्तों, हमने पीरियोडिक टेबल के जो बेसिक कुछ क्वेश्चन थे जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन हमने कर लिए। और अब हम इन क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप ज़रूर बताएं मुझे कमेंट में, और अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहें तो वो भी बताएं। इसके अलावा आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, अगर आप ऐसे भी बताना चाहें तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे। बाकी अब हम कुछ कॉमन टॉपिक पढ़ेंगे, जो रीट है और फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, इनमें जो कुछ कॉमन टॉपिक आते हैं हम वो आगे करेंगे, जिससे तीनों एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों को फ़ायदा हो सके। और उसके बाद में हम थोड़ा अच्छे लेवल से पढ़ेंगे। ये पीरियोडिक टेबल हमने एक बहुत ही नॉर्मल से लेवल की करी है, जो हर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। करी बहुत शॉर्ट में है, नॉर्मल करी है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन हैं वो हर एग्ज़ाम में 8-10 क्वेश्चन पक्का से पक्का पूछे जाते हैं। तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़ना है। और उसके बाद में आपको अगर कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई भी समस्या आई हो, तो आप उसका कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।